हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर पर स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 15 ऑफ मार्च के सभी करंट अफेयर को डिटेल में। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक न्यूज इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ओके, अगर आपको पीडीएफ चाहिए डेली करंट अफेयर की तो आप सभी को पता है कि क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर इवनिंग 6 o'clock तक आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाती है, तो वहां पर जाकर आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट कलेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आइए, 3 क्वेश्चन। सबसे पहला, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? सेकेंड, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य या सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? काफी सारी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन हमने देखा है ना। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में है? कमेंट में जरूर बताइएगा, क्वेश्चन अक्सर आता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर है और भारत के किस राज्य में है, ये भी बताइएगा। ओके, बीच में भी मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता हूं, तो वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 15 ऑफ मार्च का ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए, मुंबई ने किस टीम को हराकर रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता है? रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित टूर्नामेंट है? आपको पता है, क्रिकेट, है ना। बीसीसीआई इसको कंडक्ट करवाती है हर साल। शुरुआत की गई थी 1934-1935 में। यह पहला टूर्नामेंट था। पहला टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी का जीता था बॉम्बे की क्रिकेट टीम ने। ओके, हमने यहां पर बात करना है रणजी ट्रॉफी 2023-24 की, तो इसका खिताब मुंबई की टीम ने जीता है फाइनल में विदर्भ की क्रिकेट टीम को हराकर। तो आंसर मिल जाएगा, आंसर सी। लास्ट ईयर 2022-23 की जो रणजी ट्रॉफी हुई थी, उसका खिताब सौराष्ट्र की टीम ने अपने नाम किया था और अब खिताब जीता है मुंबई की टीम ने। और रनर अप कौन रही? विदर्भ की क्रिकेट टीम। मुंबई की क्रिकेट टीम ने फाइनल में विदर्भ की टीम को 169 रनों से हराया और 169 रनों से हराकर 42वीं बार मुंबई की टीम ने इस खिताब को या रणजी ट्रॉफी के खिताब को अपने नाम किया। ओके, अभी तक जो एडिशन हुआ है लास्ट, मतलब ये जो एडिशन था 89th एडिशन था रणजी ट्रॉफी का। इसमें से 42 बार मुंबई की क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। फाइनल खेला गया था मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, दो टीमों के मध्य में। मुंबई जो विनर और विदर्भ जो कि रनर अप रही है। ओके, अब यहां पर कैप्टनसी भी पूछी जा सकती है एग्जाम। विनर टीम की तो पूछी ही जाएगी, तो उसको तो याद ही रखना पड़ेगा। तो मुंबई टीम के कैप्टन अजिंक्य रहाणे थे और विदर्भ टीम के कैप्टन अक्षय वाड़कर थे। ओके, आगे आइए। प्लेयर ऑफ द सीरीज और प्लेयर ऑफ द मैच या मैन ऑफ द मैच फाइनल में दोनों ही मुंबई के खिलाड़ी रहे हैं। तनुष कोटियन जो कि मुंबई के क्रिकेटर हैं, प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किए गए। और फाइनल में मुशीर खान जो कि मुंबई के ही खिलाड़ी हैं, मैन ऑफ द मैच का खिताब इन्हें दिया गया। ओके, यहां पर कैजुअल इंफॉर्मेशन ये मैंने आपको बता दी थी, इन्हें भी नोट कर लीजिएगा। तो हमारा आंसर मिल गया हमको, मुंबई ने फाइनल में विदर्भ की टीम को हराकर रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता है। ओके, फाइनल कहां खेला गया था ये भी इंपॉर्टेंट है, वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मतलब सीबीएसई के अध्यक्ष को नियुक्त किए गए। सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो कि भारत में नेशनल लेवल का सबसे बड़ा एजुकेशन बोर्ड है, जो कि सभी जो सरकारी या फिर निजी स्कूल हैं उनके लिए सिलेबस को डिजाइन करने का काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है और सबसे बड़ा एजुकेशन बोर्ड है भारत में। ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन फर्स्ट से लेकर 12th तक की क्लासेस के लिए। इसके हाल ही में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए राहुल सिंह। यहां पर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सीबीएसई की स्थापना कब की गई? तो सीबीएसई की स्थापना 1 जुलाई 1929 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली, मतलब भारत की राजधानी में स्थित। अब इसके अध्यक्ष के रूप में राहुल सिंह नियुक्त किए गए, जो कि आईएएस अधिकारी है बिहार कैडर के 1996 बैच के। ओके, राहुल सिंह अब अध्यक्ष बने हैं सीबीएसई के। इनके पहले इस पद पर निधि छिब्बर थी।
ठीक है, इनको हटाया, अब इनको दूसरी जगह अपॉइंट किया गया। कहां पर? तो निधि छिब्बर नीति आयोग की सलाहकार नियुक्त की गई है, और जो उनकी पोस्ट खाली हुई सीबीएसई के अध्यक्ष के पद पर, तो वहां नियुक्त हुए कौन? राहुल सिंह। ओके, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट आपको यहां पर देखना चाहिए, राजीव कुमार मित्तल का, जो कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक नियुक्त किए गए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, और सीबीएसई के अध्यक्ष कौन? राहुल सिंह। डन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, विशाल पांडे द्वारा लिखी गई पुस्तक इजराइल वॉर डायरी का विमोचन किसके द्वारा किया गया? विशाल पांडे जिन्होंने बुक लिखी, सबसे पहले इनकी बात करते तो जी मीडिया के एक पत्रकार हैं विशाल पांडे। इनकी बुक है इजराइल वॉर डायरी। आपको नाम से समझ में आएगा कि इजराइल और फिलिस्तीन का जो वॉर है उस पर बेस्ड होगी ये बुक, जिसका हाल ही में विमोचन अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा किया गया। ओके, पत्रकारों ने इजराइल वॉर में कैसे पत्रकारिता की, कैसे अपना जो ब्रेवरी है उसका प्रदर्शन किया, और ऐसी परिस्थितियों में जहां पर जीवित रहना भी मुश्किल है, ऐसी परिस्थितियों के मध्य में से किस तरह से वो न्यूज लेकर आए सभी लोगों के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, और उन्होंने इजराइल और फिलिस्तीन की जो समस्या है, जो डिस्प्यूट है, उसको वर्ल्ड के सामने कैसे रिप्रेजेंट किया। तो ये जो संघर्ष है पत्रकारों का इस समय में इजराइल वॉर में, इसको बताया गया है विशाल पांडे की इस बुक में। ओके, नाम दिया गया इजराइल वॉर डायरी, और विमोचन किसने किया? तो अनुराग सिंह ठाकुर। ओके, क्लियर कीजिएगा, आगे आइए। कौन है अनुराग सिंह ठाकुर? यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। सुर्खियों में रहते हैं, हर रोज या एक दिन छोड़ के एक दिन इनकी न्यूज तो मिल ही जाती है ना। तो इन्होंने विमोचन किया है, लॉन्च किया है पत्रकार विशाल पांडे के द्वारा लिखी गई बुक को, जिसका नाम है इजराइल वॉर डायरी। डन, सिंपल सी चीज थी, सिंपल सा फैक्ट था, समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं। लेकिन जो अदर बुक्स हैं जो कि कुछ समय में सुर्खियों में रही है, उनके बारे में भी हमको पता होना चाहिए। देखते, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर अ कॉमन हेरिटेज, ये बुक लिखी गई है गीता सिंह और आरिफ खान भारती के द्वारा। सेकेंड, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जनरल मनोज मुकुंद नरवड़े की बुक है। गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन, एम जे अकबर और के नटवर सिंह की लिखित पुस्तक है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। असम ब्रेव हार्ट, लचित बोरफुकन, इनकी हमने सॉरी लचित बोरफुकन के बारे में हमने बात की थी, अगर आपको याद हो तो। इनका एक स्टेच्यू जो कि असम में हाल ही में इनोग्रेट किया गया, नाम क्या है उस स्टेच्यू का? कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, ठीक है। तो लचित बोरफुकन पर असम ब्रेव हार्ट नाम की बुक अरूप कुमार दत्ता के द्वारा लिखी गई। प्रणब माय फादर अ डॉटर रिमेंबर्स, ये प्रणब मुखर्जी की जो पुत्री है समिष्टा मुखर्जी, इनके द्वारा लिखी गई बुक है। एक्स प्रेसिडेंट है भारत के प्रणब मुखर्जी, इनके साथ इनकी बेटी समिष्टा मुखर्जी के संबंध, जो पिता पुत्र के संबंध थे, वो कितने अच्छे थे या फिर कैसे थे, इनके बारे में इन्होंने अपनी इस बुक में बताया। ठीक है ना, तो सभी को याद रखना, और जो एक क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। आइए अगला क्वेश्चन, किडनी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मार्च 2024 में किस दिन वर्ल्ड किडनी डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया? तो वर्ल्ड किडनी डे वैसे इस साल 2024 में 14th ऑफ मार्च को इसे सेलिब्रेट किया गया, 14th ऑफ मार्च। लेकिन वर्ल्ड किडनी डे की अगर हम बात करते हैं ना, तो ये जो सेकेंड थर्सडे आता है हर मंथ, मार्च मंथ में, ओके, हर मार्च मंथ में हर साल जो सेकेंड थर्सडे आता है उस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड किडनी डे। ठीक है ना, मतलब कोई प्रॉपर डेट नहीं है, इस बार 14th ऑफ मार्च को आ गया, ओके, लेकिन हर बार अलग अलग वक्त आएगा। जो मार्च का सेकेंड थर्सडे होगा वो कभी भी आ सकता है। पूरे वर्ल्ड में किडनी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है मानव शरीर में किडनी, वो फेल तो सब खत्म। तो इसीलिए किडनी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके, इससे रिलेटेड डिसीज कैसे होती है, क्या क्या क्योर्स रखना चाहिए, क्या क्या सेफ्टी रखना चाहिए ताकि किडनी से संबंधित डिसीज ना हो, इसके लिए 2006 में
वर्ल्ड की 66 कंट्री एक साथ आती है और पहली बार वर्ल्ड किडनी डे के रूप में सेलिब्रेट करती है। और तब से मार्च के सेकेंड थर्सडे को हर साल वर्ल्ड किडनी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार ये डे सेलिब्रेट किया गया 14 मार्च को। किडनी हेल्थ फॉर ऑल ये थीम है 2024 में वर्ल्ड किडनी डे की। कंफर्म? ओके। ये जो डे है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ किडनी फाउंडेशन के द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया था 2006 में और हर साल यही संस्था इसका आयोजन करवाती है। ठीक है, चल। भारत में हर साल लगभग 2 लाख लोगों को किडनी की बीमारियां होती है या इससे संबंधित डिसीज के जो लक्षण है उनमें देखने को मिलते हैं। इसीलिए जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है। तो हर साल सेकेंड जो गुरुवार आता है मार्च का, उस दिन वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है। ठीक है। अदर डे जो कि मार्च मंथ में सेलिब्रेट किए जाते हैं, वैसे मैं आपको बता चुका हूं। तो विश्व वन्य जीव दिवस, ये स्पेशली आपको याद रखना चाहिए 3 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च अभी गया है। 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये अदर डे हैं जो कि आपको याद रखना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोत्साहन योजना 2024 किस मिनिस्ट्री द्वारा शुरू की गई? योजना का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोत्साहन योजना। देखिए, जो ईवी वाहन होते हैं उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना 2024 में हाल ही में लॉन्च की गई, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोत्साहन योजना। ये शुरू की है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज के द्वारा, मतलब भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा। वैसे भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा भारत में ईवी वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए फेम योजना पहले से चल रही थी। फेम योजना ये चल रही थी जो कि 31 मार्च 2024 को खत्म हो गई। ठीक है, हो जाएगी इस मंथ के एंड में, 31 मार्च 2024 में। तो उसको आगे 4 मंथ और बढ़ाने के लिए एक नई योजना लेकर आ गए, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोत्साहन योजना। कौन सी मिनिस्ट्री लाई? मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। होगा क्या? तो जो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर ईवी के जो व्हीकल हैं उनको जो भी खरीदता है उसे सब्सिडी दी जाएगी। ओके, अगर कोई 2 व्हीलर ईवी खरीदता है, ईवी 2 व्हीलर खरीदता है, तो 10,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी केंद्र के द्वारा या फिर इस मिनिस्ट्री के द्वारा। इसके अलावा 3 व्हीलर अगर ईवी व्हीकल है तो उसके लिए 25,000 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। और अगर भारी 3 व्हीलर ही भारी अगर कोई वाहन है ईवी का, तो उसके लिए 50,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी इस मिनिस्ट्री के द्वारा या फिर यूं कहें केंद्र सरकार के द्वारा। 4 महीने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है इस योजना के लिए, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोत्साहन योजना। ओके, 500 करोड़ का प्रावधान किया है केंद्र सरकार। योजना 1 अप्रैल से 31 अप्रैल 2024 तक, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, 4 मंथ। ओके, तो 4 मंथ के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान। उद्देश्य क्या है मैं आपको बता ही चुका हूं। इसके पहले जो दूसरी योजना थी, अभी मैंने आपको बताया फेम योजना, ये शुरू की गई थी इसी मिनिस्ट्री के द्वारा, भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा। इसे लॉन्च किया गया था 2015। पहला फेज 2015 से 2019 तक चला, फिर दूसरा फेज 2019 से 2022 तक था, लेकिन इसको बढ़ाकर 31 मार्च 2024 तक किया गया और अब फेम योजना भी खत्म हो जाएगी। तो अब लेके आई गई इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोत्साहन योजना 2024। 4 मंथ में सेंट्रल गवर्नमेंट 500 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है इस योजना के लिए। ईवी व्हीकल को बढ़ावा देना, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बढ़ावा देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य। डन। मिनिस्ट्री पूछिए तो मिनिस्ट्री आपको समझ में आ गई, भारी उद्योग मंत्रालय। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी सुर्खियों में, ये पिछले साल से ही सुर्खियों में चर्चा में रहा। पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस उत्तर पूर्वी राज्य में स्थित है? कौन सी सेंचुरी है? पोबीतोरा वन्यजीव अभ्यारण्य। यह स्थित है भारत के असम राज्य में। कहां पर? असम राज्य में। अब सुर्खियों में क्यों है इसकी बात करते हैं। असम का जो वन्य जो विभाग है जिसे कहा जाता है वन विभाग, असम का जो
राज्य वन विभाग है वो डी नोटिफाइड करने वाला था पोबितोरा वन्यजीव सेंचुरी को असम में। डी नोटिफाइड मतलब खत्म करने वाला था। पहले सेंचुरी बनी तब नोटिफाई किया गया, 1998 में इसे नोटिफाई किया गया था और अब इसे डी नोटिफाई करने की प्रोसीजर चल रही थी असम वन विभाग के द्वारा, राज्य वन विभाग के द्वारा। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस असम वन विभाग के द्वारा जो डी नोटिफाई किया जा रहा था इस सेंचुरी को, उसे रोक लगा दी है, अभी के लिए उसे रोक दिया है। तो पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? तो भारत के असम राज्य में। ओके, पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा कि क्या क्या प्रोसीजर रही, क्यों इसे डी नोटिफाइड किया जा रहा था असम गवर्नमेंट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रोक लगाई। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने असम मंत्रिमंडल के द्वारा जो इसे डी नोटिफाई किया जा रहा था उस पर हाल ही में रोक लगा दी कि भैया इसे बने रहने दो, इसे खत्म नहीं किया जाएगा, सेंचुरी को खत्म नहीं किया जाएगा। अब यहां पर देखिए, असम वन विभाग का कहना है वो डी नोटिफाई क्यों कर रहा है इस सेंचुरी को, उसकी बात करें तो असम वन विभाग का कहना है कि जब 1998 में इसे नोटिफाई किया गया था, अधिसूचना जारी की गई थी सेंचुरी के लिए, उस वक्त ना तो उस वक्त के सीएम से पूछा गया, ना ही उस वक्त के रेवेन्यू डिपार्टमेंट से पूछा गया। तो इसीलिए, और वहां के जो गांव जो कि इस सेंचुरी के अंतर्गत आ रहे थे उनको भी विस्थापित करने के लिए, कोई भी उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया। तो ये इलीगल तरीके से हो अधिसूचित हो गई, अब हम इसको खत्म कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको पता है किसी भी एरिया को अगर सेंचुरी घोषित किया जाता है तो काफी सारे रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं वहां पर। शिकार तो वैसे भी नहीं कर सकते भारत में वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत, लेकिन फिर भी वहां पर घूमने रिस्ट्रिक्टेड एरियाज काफी बना दिए जाते हैं, घूमने पर पाबंदी हो जाती है, वहां पर जनजातियों को भी थोड़ा आउटर रखा जाता है और काफी सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं अगर कोई सेंचुरी क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। तो 1998 में पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दी गई, इसे नोटिफाई कर दिया गया और अब इसे डी नोटिफाई किया जाना था असम के वन विभाग के द्वारा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। ठीक है ना। पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है। वैसे काजीरंगा में भी पाया जाता है, असम में ही है, लेकिन यहां पर भी एक सिंग वाले गेंडे बहुत ही ज्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। असम के मोरी गांव जिले में यह सेंचुरी स्थित है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के साउथ में स्थित है, दक्षिणी तट पर। ठीक है ना, भारतीय गेंडे के लिए फेमस है। इसके बाद देखिए, वन्य जीव अभ्यारण्य अधिसूचित करने की भारत में प्रोसीजर क्या है, ये समझ में आएगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसेट क्या है। देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया था 1972 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम अभी मैंने आपको बताया भी था, 1972 में लाया गया था और इसमें यह प्रावधान किया गया कि राज्य सरकार को किसी भी क्षेत्र को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने का अधिकार है। किसको? राज्य सरकार। लेकिन जब यह घोषित करता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसी भी क्षेत्र को, तो इसके लिए भारतीय वन्यजीव बोर्ड की अनुमति लेना पड़ेगी। अब उस वक्त तो इन्होंने अनुमति ले ली। अब अगर, हाँ यहां पर एक चीज और है, अगर जली पारिस्थितिक तंत्र है, मतलब जहां पर झील वील भी हो, ऐसे एरिया में अगर सेंचुरी का निर्माण किया जा रहा है तो फिर भारतीय जली जीव संरक्षण बोर्ड से भी अनुमति लेना पड़ेगी। ओके, क्लियर। अब वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अगर कोई क्षेत्र नामित हो जाता है तो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अनुमति के बिना उसके क्षेत्र में भी परिवर्तन नहीं कर सकती राज्य सरकार। पहले गठित तो करने का अधिकार मिला 1972 में, लेकिन गठित करते वक्त परमिशन इसकी चाहिए और अगर सीमा में चेंज करना है तो फिर से इसकी परमिशन लो। अब असम गवर्नमेंट ने इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के मामले में इस संस्था से अनुमति नहीं ली, तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। नियम जो रूल है वो रूल है। ठीक है, चलिए अब देखिए, राष्ट्रीय वन्यजीव डेटाबेस नवंबर 2023 का एक डेटा मैं आपको बता देता हूं। भारत में नवंबर 2023 के डेटा के अनुसार 573 वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि पूरे भारत का 1,23,762 वर्ग किलोमीटर ऑलमोस्ट एरिया घेरते, जो कि भारत के कुल एरिया का 3.76% है। ओके, सिंपली समझ में आ गया होगा। पूरी सेंचुरी के बारे में बता दिया, लोकेशन मैंने आपको बता दिया।
क्या डिस्प्यूट है सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार का, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब यहां पर थोड़ा सा असम के नेशनल पार्क के बारे में हम जान लेते हैं। तो काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गेंडे के लिए जाना जाता है असम में। मानस, डिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क और रायमोना नेशनल पार्क। जब पीडीएफ मिले ना एक बार पढ़ लेना। ये सारे 7 नेशनल पार्क हमको असम राज्य में देखने को मिलते हैं। ओके, असम की लोकेशन देखिए आप। पूर्वोत्तर के 7 सिस्टर स्टेट्स में से एक है कौन? असम। बाकी के जो 6 राज्य हैं जो 7 सिस्टर्स में आते हैं, उनकी सबकी सीमा असम से टच होती है। ओके, मेघालय की सीमा इधर से 7 सिस्टर्स में से केवल असम राज्य से ही टच होती है। ठीक है, असम की इंटरनेशनल बाउंड्री इधर से भूटान से टच होगी और इधर से यहां से देखिए तो बांग्लादेश से टच होगी। असम कितने राज्यों से टच होता है? तो देखिए, 1 अरुणाचल प्रदेश, 2 नागालैंड, 3 मणिपुर, 4 मिजोरम, 5 त्रिपुरा, 6 मेघालय और इधर से यह है पश्चिम बंगाल। मतलब 7 भारतीय राज्यों से टच होता है कौन? असम। असम की कैपिटल दिसपुर है। ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे ज्यादा बहाव क्षेत्र असम राज्य में। यहीं पर ब्रह्मपुत्र पर सबसे बड़ा नदी द्वीप है वर्ल्ड का। नाम कमेंट में बताना कौन सा है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे भी है। ओके, चलिए, हो गया। आगे आइए। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा ज्ञानेश कुमार और बलविंदर संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? तो देखिए, भारतीय संविधान में आर्टिकल 324 नेशनल इलेक्शन कमीशन की बात करता है। इसी में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान। ठीक है, हाल ही में देखिए ज्ञानेश कुमार और बलविंदर संधू को अन्य निर्वाचन आयुक्त के तौर पर केंद्र सरकार के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जा रहा है। पहले इस पद पर अरुण गोयल थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और दूसरा पद अनूप चंद्र पांडे का था, जिनका कार्यकाल इस पद पर समाप्त हो गया। इनके कार्यकाल समाप्त होने के बाद अब 2 नए मेंबर नियुक्त कर दिए गए। नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति एक नियुक्ति समिति की सिफारिश पर, जिसमें 3 सदस्य नॉर्मली होते हैं, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, एक और कोई सेंट्रल मिनिस्टर और लोकसभा में विपक्ष के जो नेता है वो। ओके, यहां पर केवल इतना याद रख लो कि नियुक्ति कौन कर रहा है। तो नियुक्ति कर रहे हैं भारत के प्रेसिडेंट। ओके, ज्ञानेश कुमार और बलविंदर संधू के नाम पर सहमति बन गई है। अब ये अन्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किए जा रहे हैं। नेशनल इलेक्शन कमीशन की बात करें तो एक संवैधानिक निकाय है, 3 सदस्यीय एक निकाय है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। नेशनल इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया था 25 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान के भाग 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक के प्रावधान इलेक्शन से या निर्वाचन से संबंधित प्रावधान। अब यहां पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो वर्तमान में राजीव कुमार भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, जो कि 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। पहले कौन थे? तो पहले भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन, और पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो यह वी.एस. रमा देवी बनाई गई थी। ओके, ठीक है, आगे आइए। सुरेंद्र यादव को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का पुलिस महानिदेशक मतलब डीजीपी नियुक्त किया गया? तो सुरेंद्र यादव यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ के हाल ही में नए डीजीपी नियुक्त किए गए। चंडीगढ़ आपको पता है 2 राज्यों की साझा कैपिटल है, कौन कौन से हैं? पंजाब और हरियाणा। तो चंडीगढ़ के नए डीजीपी हाल ही में होम मिनिस्ट्री के द्वारा बनाए गए सुरेंद्र यादव। इनके पहले इस पद पर प्रवीर रंजन थे। इनके हटने के बाद सुरेंद्र यादव चंडीगढ़ के नए डीजीपी नियुक्त किए गए। सिंपल सी इंफॉर्मेशन थी, सिंपल सी न्यूज थी। चंडीगढ़ की है तो यूनियन टेरिटरी है, तो याद रखिएगा। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट भारत की प्रेसिडेंट को सौंपी है। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे?
तो वन नेशन वन इलेक्शन जिस कमेटी का गठन लास्ट ईयर किया गया था, इसके अध्यक्ष थे पूर्व प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। हाल ही में रामनाथ कोविंद ने भारत में वन नेशन वन इलेक्शन पर 18,000 पन्नों की एक रिपोर्ट भारत की प्रेसिडेंट को सौंपी। ओके, काफी सारी सिफारिशें दी हैं भारत की प्रेसिडेंट को, इन्होंने अपनी ये रिपोर्ट हाल ही में सौंपी, वन नेशन वन इलेक्शन रिपोर्ट। अध्यक्ष कौन है इस कमेटी के, क्वेश्चन हमारा ये था, तो भारत के पूर्व प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद। ओके, ठीक है, सदस्य नहीं पूछे जाएंगे, पर कमेटी का गठन कब किया गया था, तो 2 सितंबर 2023 को किया गया था। काफी सारी इन्होंने अपनी 18,000 पन्नों की रिपोर्ट है, तो काफी सारी इन्होंने सिफारिशें दी होगी, ऑब्वियस सी बात है। मेन जो सिफारिश है उसकी अगर हम बात करें, तो इस समिति ने बोला है कि 2 स्टेज अप्रोच के साथ भारत में इलेक्शन हो सकते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन। 2 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज में आप क्या करो कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक साथ करवा, और इसके 100 दिन के अंदर नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव एक साथ करवा लो। तो 100 दिन के अंदर 2 स्टेज में आप पूरे देश में सभी चुनाव कंडक्ट करवा लोगे। ओके, ये हो जाएगा वन नेशन वन इलेक्शन। एक ही बार मतदाता पत्र की जरूरत पड़ेगी, एक ही बार मतदाता सूची की जरूरत पड़ेगी, और सारे इलेक्शन एक साथ 100 दिन में निपट जाएंगे। ये कहा है रामनाथ कोविंद जी ने अपनी इस रिपोर्ट में। वन नेशन वन इलेक्शन रिपोर्ट है, जिसके अध्यक्ष कौन थे, रामनाथ कोविंद, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट। ओके, लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया? तो भारत की प्रेसिडेंट हाल ही में देखिए मॉरिशस की यात्रा पर थी, तो वहां की जो मॉरिशस यूनिवर्सिटी है, इसने भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया। यहां पर आप इमेज देख सकते हैं, ठीक है, डॉक्टरेट की ये मानद उपाधि है, डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ। ओके, मॉरिशस की अगर हम थोड़ी सी जानकारी देखें, तो देखिए मॉरिशस यात्रा के दौरान आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जो मॉरिशस की यात्रा की है भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने, इसलिए की है क्योंकि मॉरिशस ने अपने राष्ट्र दिवस पर, जैसे हम रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट के रूप में बुलाते हैं, उसी तरह मॉरिशस ने अपने यहाँ पर राष्ट्र दिवस समारोह में द्रौपदी मुर्मू को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया था। तो यहां पर डॉक्टरेट की उपाधि दी गई भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को, किसके द्वारा, मॉरिशस देश के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर हमने 10 करंट अफेयर को डिटेल में समझा, 15 मार्च के सभी करंट अफेयर को समझा, इंपॉर्टेंट थे, साथ ही रिलीवेंट न्यूज भी मैंने आपको बताई, फैक्ट भी बताए। अब यहां पर लास्ट डे के करंट अफेयर को एक बार हम यहां पर रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। देखिए, जैसे आपको सब पता है, पहला क्वेश्चन कल के सेशन का था हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस स्थान पर कोचरब आश्रम का इनॉग्रेशन किया? तो कहां पर है ये, साबरमती, गुजरात, कोचरब आश्रम, है ना। सेकेंड, होम मिनिस्ट्री ने किस दिन को हैदराबाद स्वाधीनता दिवस के रूप में अधिसूचित किया? तो यह बनाया जाएगा 17 सितंबर। इसके बाद बिहार के प्रसिद्ध कलाकार और पद्मश्री कपिल देव प्रसाद का निधन हो गया, किस कला से संबंधित है? तो यह संबंधित है बावन बूटी कला से, है ना। क्या नाम है, कपिल देव प्रसाद। आगे आइए, निम्न में से किसके द्वारा पीएम सूरज राष्ट्र पोर्टल का शुभारंभ किया गया? किसके द्वारा किया गया? भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। किस राज्य में देश के पहले फ्यूचर लैब सेंटर का इनॉग्रेशन किया गया? भारत के केरल राज्य में। एक और क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, पहली रोबोट टीचर केरल में कौन थी? तो सभी के आंसर लगभग सही आए हैं जिन्होंने दिए, आयरिस, हमने पढ़ा भी था। हाल ही में अफ्रीकी महाद्वीप द्वारा अपनाई गई याउंडे घोषणा किस बीमारी के उन्मूलन से संबंधित है? तो मलेरिया। 11 देश के होम जो हेल्थ मिनिस्टर है वो एक साथ आते हैं और ट्रीटी पर हस्ताक्षर किया है, यही है याउंडे घोषणा डिक्लेरेशन। ओके, निम्न में से किसे प्रसिद्ध IAA गोल्डन कंपास अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह है श्रीनिवासन स्वामी।
भारतीय नौसेना ने अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2024 में पार्टिसिपेट किया है। कहां पर इसका आयोजन हुआ? तो इसका आयोजन हुआ है सेशल्स में। इसके बाद क्वेश्चन था, अनुराग सिंह ठाकुर ने राष्ट्रीय कार्यक्रम कीर्ति का शुभारंभ किया, फुल फॉर्म पूछा था। तो खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति का फुल फॉर्म है, आंसर हो जाएगा बी। लास्ट क्वेश्चन, चर्चित रिवाइज्ड ड्रग टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम योजना किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो कौन सा मंत्रालय था? रसायन और उर्वरक मंत्रालय, जिसे कहा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। ये 10 क्वेश्चन थे जो कि हमने लास्ट डे के सेशन में डिटेल में डिस्कस किए थे। अब डिस्कस करेंगे हम लास्ट डे के क्वेश्चन ऑफ द डे। एक का तो आपको आंसर मिल गया जो कि मैंने आपको बीच में सेशन में पूछा था। सेकेंड, रामसर सम्मेलन ईरान में आयोजित किया गया था 1971 में, आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित, ईरान के रामसर। अंतर सिंह आर्य राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष है और 2024 में 8वीं लोकसभा का चुनाव होने वाला है। ओके, तो ये है हमारे 15 मार्च के सभी करंट अफेयर। आज के जो क्वेश्चन ऑफ द डे हैं उनको ध्यान से पढ़िए और कमेंट में उनका आंसर जरूर दीजिएगा। कल के सेशन में फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे नए करंट अफेयर के साथ, नए जोश के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ओके, कल मुलाकात करते हैं, ख्याल रखिए।